बाजार बोलता है। इसमें एफआईडीआईज के डेटा से एक बार शुरुआत करते हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो पहले एफआईडीआईज का डेटा उसमें देखें तो एफआईज एक बार फिर परेशान होते हुए और करते हुए यहाँ पर तो ये एक चीज़ है जो कि एफआईज की साइड से देखने के लिए मिल रही है। 1651 करोड़ की सेलिंग, 3752 करोड़ की बाइंग डीआईज की। एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट में कल तो तेज़ी देखने के लिए मिली क्योंकि वहाँ पर फेड रेट कट हुआ। 497 अंक ऊपर बढ़कर डाउ बंद हुआ और शंघाई में करीब ½ % की गिरावट है। निकाई और कोस्पी में भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव है। कोस्पी निकाई कह सकते हैं कि करीब 1% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। हैंसेंग ग्रीन मार्क में बना हुआ है लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव है। टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में नियोजन सॉफ्टवेयर करीब 8% ऊपर, डीसीएम श्रीराम 5%, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 4%, हिंदुस्तान जिंक और नेटको फार्मा में 3-3% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि कमजोरी दिखा रहे हैं इस मार्केट में। तो कमजोर शेयरों की लिस्ट देखें तो इस समय कमजोर शेयर हैं केसोराम इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, वैप्सोल, गोकुलदास एक्सपोर्ट और मेट्रो ब्रांड। इन सभी में 3.5 से 6.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब देखना होगा मार्केट में किस तरह की खबरों का आवागमन रहता है। देखिए, पहली शुरुआत तो हम फेड से ही करेंगे क्योंकि फेड ने कल इंटरेस्ट रेट कट किए और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर दिया है उन्होंने फाइनली। लगातार तीसरी बार रेट कट किया उन्होंने। ब्याज दर अब 3.5% से 4.25% के बीच में आ गई है। पॉवेल साहब ने कहा, जो फेड के चेयरमैन हैं, कि टैरिफ का महंगाई दर पर जो असर है जुलाई से दिखेगा। महंगाई दर जो है अभी जून तक तो हो सकता है कि आपको ऊपर के लेवल पर दिखाई दे, लेकिन जुलाई से घटना शुरू हो जाएगी। वो बेस इफेक्ट है जो वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं। 2026 तक महंगाई दर 2.4% तक रहने का अनुमान है और 2026-27 में 25-25 बेसिस पॉइंट के कट डॉट प्लॉट्स के हिसाब से देखनी चाहिए। यानी कि अमेरिका में अब जो इंटरेस्ट रेट का जो एक कटौती थी वो अब अंतिम दौर में ऑलमोस्ट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग बातें बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की दर कटौती होनी चाहिए थी और पॉवेल साहब डेड हेड हैं। अब ये ट्रंप साहब की तरफ से स्टेटमेंट है, लेकिन पहले पॉलिसी पर ही बात करते हैं। तपन सर, एक्सपेक्टेड लाइन पर पॉलिसी आई है। मार्केट ने एक बार फिर उसको सैल्यूट करने की तो कोशिश की, अमेरिकन मार्केट ने भी। इंडियन मार्केट तो खैर अपने क्यूज से चल रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या इंपॉर्टेंट है इस समय, फेड की पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी? नहीं, देखिए, जो फेड की पॉलिसी उसके बारे में बात करें तो ऑफकोर्स 25 बेसिस पॉइंट जो हमें लगता ही था कि कट होगा वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो बयान पॉल साहब ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर सिर्फ हम लोग एक रेट कट होगा, और जिसके वजह से आपने जैसे बोला नो, ट्रम्प साहब को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन देखिए, उनको जितना हो सके उन्होंने रेट कट किया है और वापिस ना वहाँ की इकोनॉमी अगर देखो तो स्टेबल है, अभी तो स्टेबल है। अनलेस अनलेस वो एआई में जो बबल की बात हो रही है वो आगे जाके अगर इशू क्रिएट करता है तो बात अलग है। लेकिन ये जो रेट कट है उसके वजह से इंडियन मार्केट को इतना फायदा नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं, क्योंकि एफआई आप देखिए कि नॉन स्टॉप सेलिंग ही प्रेशर में ही है। और जिस तरह से एफआई दो चीज मांगती है जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की, कि एक है कि भाई ट्रेड डील जो इंडिया और यूएस की डील हो उसमें जल्दी से जल्दी समाधान आए और ट्रेड डील हो। और दूसरा है जो ये क्वार्टरली रिजल्ट जो अक्टूबर टू दिसंबर का होगा वो जो जनवरी सेकेंड वीक से होगा वो एक अच्छा आना चाहिए। ये दो चीजों पे काफी डिपेंडेंट रहेगा कि एफआई वापिस आती है कि नहीं आती है। ट्रेड डील में इतने पॉजिटिव न्यूज दिख नहीं रहे, अभी भी इतने अड़सान अच्छे आ नहीं रहे कि भाई कुछ हो रहा है। लेट्स से क्या होता है। आई थिंक 12 तारीख को कुछ आने वाले हैं वहां से रिप्रेजेंटेटिव। होपफुली अगर ये मंथ एंड में तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज एफआई देखे तो लेफ्ट राइट सेंटर सैली करते हैं। जो 26,300 जो गए थे वो डीआई के वजह से ही गए थे हम लोग, और बाद में आप देखो एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर रही है। तो जो अगर यहाँ से अगर मूव करना है तो ट्रेड डील का समाधान और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए चाहिए क्योंकि अभी भी अगर हम लोग वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ से हमारा मार्केट थोड़ा महंगा है कंपेयर टू एशियन मार्केट्स। तो उनको आना है तो क्योंकि हम लोग 21-22 के पीई पे चल रहे हैं, बाकी सब 14-15 के पीई पे चल रहे हैं। चाइना देखो, जापान देखो, उन सब। सो वी नीड अ गुड रिजल्ट्स आल्सो इन ऑर्डर टू गो अप फ्रॉम हियर। बिल्कुल ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जो अपडेट्स हैं उनको भी ले लेता हूं। भारत के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। जो वहाँ के
उच्च अधिकारी हैं ग्रियर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट अपने वहाँ पर दिए हैं और उन्होंने कहा कि भारत, सिंगापुर, ब्राज़ील से टैरिफ हटाने पर भी विचार किया जा सकता है अगर कोई अच्छी डील आती है तो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। ये कल के स्टेटमेंट थे हालांकि। और उन्होंने ये भी बोला कि भारत को डील में झुकाना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि मतलब दोनों साइड पर स्कोप छोड़ देती हैं। अब तपन सर ये बताएं कि ये हर दोनों तरह के स्टेटमेंट हैं और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर में अभी ये स्टेटमेंट आने बंद हो जाएंगे, अब डील की अनाउंसमेंट आएगी, लेकिन ये तो अभी भी स्टेटमेंट से ही काम चल रहा है। सर कैसे चलेगा ये सारे स्टेटमेंट का सम अप करें तो डील अभी नियर टर्म में लग रही है या नहीं लग रही है? सी जैसे आपने कहा ना, मुझे भी वही है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर एक तरफ से वो बोले कि भाई भारत में अच्छी डील है, एक तरफ से बोले कि नेगोशिएट करना मुश्किल है। अगर नेगोशिएट करना मुश्किल है तो अच्छी डील कहाँ से मिल रही है? बट एनीवेज, जो भी ये जो बयान आ रहे हैं और जो एटलीस्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से इतने भी अच्छे नहीं आ रहे, तो मुझे पता नहीं, अगर दिसंबर एंड में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो अभी तो मुझे अरसा दिख नहीं रहे समहाउ, क्योंकि अभी तो कुछ बयान आने चालू हो जाने चाहिए थे कि भाई हो रहा है एडवांस स्टॉक पे। एडवांस स्टॉक आई थिंक पीछे 2 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि ये एडवांस स्टॉक पे चल रहा है। तो ट्रेड डील पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और देखो मार्केट को भी अंदाजा है, मार्केट देखिए, तो अगर मार्केट को पता है कि अगर ट्रेड डील आए तो मार्केट अभी ऊपर के लेवल पे रहता, तो वो भी नीचे आ रहा है। तो मार्केट भी अभी कुछ स्कोप, यानी ऐसा दिख नहीं रहा है कि सडनली ये 20 15 20 दिन में सडनली हो जाएगा। अगर होता है तो एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज होगा। लेकिन होपफुली नो इंडिया यूएस की डील्स जल्दी हो, नहीं तो फिर मार्केट नो यही रेंज बाउंड में घूमता रहेगा। मार्केट रेंज बाउंड घूमता रहेगा। सर दो तरह का मार्केट चाहिए होता है। जब बुल मार्केट चल रहा हो तो रेंज बाउंड ही चाहिए होता है लोगों को कि निफ्टी प्रेशर ना बनाए कि वो भाग गई है, और उस समय मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा चलते हैं। इस समय का जो रेंज बाउंड है वो मिड कैप स्मॉल कैप को रिवर्स कर रहा है। जितना वो रेंज बाउंड चल रहा है उतना ही निफ्टी के शेयर, ये मिड कैप स्मॉल कैप नीचे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये एनवायरनमेंट ट्रेड डील पर ही रिवर्स होगा या बीच में कोई चांसेस हैं? नहीं, चांसेस बहुत सारे हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए जनवरी से। ओके, ट्रेड डील ऑफ कोर्स दिसंबर तक पता चले, जनवरी से रिजल्ट आएगी। क्योंकि अब मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखो, अभी देखिए जैसे ईएमएस सेक्टर किस तरह से गिरा है पिछले एक वीक में। जब से वो केन्स टेक्नोलॉजी की बात आई है तब से पूरी ईएमएस सेक्टर को नीचे लाए। वैसे हर एक सेक्टर को धीरे धीरे एक पकड़ पकड़ के नीचे ला रहे हैं। और नो आप देखो, मिड कैप स्मॉल कैप में एक स्टॉक गिरता है एक पैक का, तो उसके साथ बाकी सब स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। रीजन वही है कि अभी एक सबर होता है कि भाई ऊपर के लेवल पे आगे चलो, थोड़ी पोजीशन हल्की कर दो, क्योंकि अभी इतने पॉजिटिव अभी भी पॉइंट्स दिख नहीं रहे। तो काफी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आते हैं, खास करके एफआई और इवन अभी म्यूचुअल फंड भी थोड़ा कहीं कहीं जहां लग रहा है कि भाई वापस मार्केट ऊपर आए तो थोड़ा पोजीशन हल्की कर दो। तो स्मॉल कैप मिड कैप में वो बहुत हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप के जो पिछले रिजल्ट्स आए थे ओके आए थे, इतने खास नहीं आए थे। सिलेक्टेड पॉकेट में आप कह सकते हैं ग्रीन शूट से, अदरवाइज ओवरऑल क्योंकि एक्सपोर्ट अभी भी हिट हुआ है। और एक्सपोर्ट हिट होने के वजह से, क्योंकि ये जो ट्रेड डील नहीं हुई उसके वजह से अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि इन सब के रिजल्ट्स आगे जाके कैसे रहेंगे। क्योंकि वो उसके वजह से आई थिंक अभी भी कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी वो डाउन ट्रेंड में है। उसके लिए आपको एक एक सेक्युलर, आपको कहना है अर्निंग अपग्रेड चाहिए अगर स्मॉल कैप मिड कैप को ऊपर लाना है। अदरवाइज आई थिंक हम लार्ज कैप में ही ज्यादा एक्टिविटी देख रहे हैं। तो लार्ज कैप में एक्टिविटी देख रहे हैं। सर एक्टिविटी अब अमेरिका से ही नहीं, इनफैक्ट मैक्सिको भी आंखें दिखा रहा है। वो भी टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है। उनके वहाँ पर बिल पास हुआ है जहाँ पर कि वो 5% से लेकर 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं। और जो फोकस है मेनली तो चाइना है, लेकिन भारत का भी नाम लिया गया है जहाँ पर कि भारत और चाइना और जो अन्य एशियाई नेशन हैं उनके 1400 प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा। अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि अन्य एशियाई देशों पर तो टैरिफ लगेगा ही जिनके साथ हमारी ट्रेड डील नहीं है। अब ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील पर उनका ज़्यादा फोकस है और टैरिफ का ज़्यादा असर चाइना पर पड़ने वाला है। लेकिन सर मैक्सिको, ये दुनिया के देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको भी इस तरह के प्लान करने लगा? नहीं देखिए, काफी टाइम से, काफी सालों से जो यूएस का कनाडा के साथ और यूएस का मेक्सिको के साथ टशन बहुत सालों से है। और दे आर नॉट इन अ गुड टर्म्स। और जब भी आपने सुना होगा, जब भी ट्रम्प बोलते हैं कि भाई हम लोग एक वॉल बना देंगे बीच में मैक्सिको, मैक्सिको से मैक्सिमम लेबर जो यूएस का आता है ना वो मैक्सिको से आता है, क्योंकि चीप लेबर वहीं से ही आता है। और वही
काफी हद तक जो उनके छोटे छोटे जॉब्स होते हैं ना, वो मैक्सिकन यानी आप सर्वेंट ले लो से लेके काफी हद तक मैक्सिको से आ रहे हैं, क्योंकि यूके कनाडा के पास इतना पॉपुलेशन नहीं है। तो बेसिकली आप देखें ना तो वो टशन पहले से ही है, और मैक्सिको को जो डील काफी हद तक वो निचोड़ रहे हैं। अब वहाँ मैक्सिको में हमारे लिए क्या है कि हमारी काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज के ना प्लांट वहीं है, और वहां से वो लोग यूएस में ट्रांसफर करें। तो अगर मैक्सिको को कोई इम्पैक्ट आता है तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली टैक्स बचाने के लिए जैसे चाइना भी करता है वैसे काफी सारी इंडियन कंपनीज भी अभी करे थ्रू मैक्सिको थ्रू कनाडा, उस तरह से ट्रांसफर करे। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि ये चलता रहेगा इनके बीच में, लेकिन हाँ अच्छे टर्म्स में नहीं है दोनों कंट्री। अच्छे टर्म्स में नहीं है। सर जेके टायर इसकी एक यूनिट है मैक्सिको में, इसको फ़ायदा मिलेगा जब टैरिफ लग गया? तो टैरिफ अगर लगा तो बाकी देशों पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जेके टायर जिसकी ऑलरेडी यूनिट है मैक्सिको में, तो उस पर तो टैरिफ नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा वो डोमेस्टिक यूनिट्स को होना चाहिए वहाँ की, तो इसकी यूनिट है तो क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं देखिए, दो चीजें, मैं अगर यूएस कह देता है कि भाई मैक्सिको से भी जो भी बन के आएगा उस पर टैरिफ लगेगा, तो जेके टायर को भी टैरिफ लगेगा। करेक्ट। और यानी दो चीजें, मैक्सिको खुद के वहां जो प्रोडक्शन करते हैं उसको बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन यूएस क्या बेनिफिट देगा जो वहां से मैक्सिको से सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लोग यूएस की मैं यहाँ बात करूँ कि यूएस में मैक्सिमम जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो सप्लाई करते हैं यूएस में, तो यूएस अगर बोल देगा कि मैक्सिको से आएगा उसको भी लगेगा, तो फिर जेके टायर को भी फायदा नहीं होगा। यूएस तो यही चाहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके वहां बने, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत हाई है। तो वो एक नेगेटिव रहता है काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए। ठीक बात है सर। एक खबर जो कि टीसीएस पर आई है कि अमेरिकी कंपनी को 6300 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। कोस्टल क्लाउड करके एक कंपनी है जो कि जनवरी तक इसका एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। डील पूरी कैश बेस्ड रहेगी। कोस्टल का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू देखें तो करीब 14 करोड़ डॉलर का है। कोस्टल में करीब 400 कर्मचारी हैं। इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। दूसरा कि एआई में भी काम करती है। फाइनली जो हम बातें करते थे कि जो हमारी आईटी कंपनीज हैं उन्होंने एक्विजिशन नहीं किया और एआई में स्लो रह गई, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पिछले एक साल में। अब ये जो कंपनियां एक्विजिशन करने का प्रेशर इन बड़ी कंपनियों पर बन गया था और ये फाइनली कर भी रहे, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर कह रहे थे हमें बायबैक नहीं चाहिए, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, आप कंपनी की ग्रोथ पर जाओ, और ग्रोथ पर ये जा नहीं पा रही थी। अब ये फाइनली कोशिश करनी है, लेकिन क्या ये सही टाइम है सर यूएस में एक्विजिशन करने का, जहां पर ज़्यादातर आईटी और एआई वाली कंपनियां बहुत हाई वैल्यूएशन पर मिल रही हैं? विवेक जी, आप 100% सही बोल रहे हो। मैं इस बात पे सहमत हूँ कि इट इज़ टू लेट के अब लोग जागे। इन लोगों को पता था विवेक जी कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं ना कि टाटा सन्स को ज़्यादा डिविडेंड देना था और कंजर्वेटिव रहना था, तो वही चल रहा था। इन्फोसिस में भी वही चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो, ये एक बैंडेड लगाने की बात है। अब आपका जख्म इतना बड़ा हो गया ना कि अब थोड़ा छोटे छोटे ये बैंडेड लगे। 6300 की जो कंपनी ले रहे, नो डाउट अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्केल में टीसीएस है, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू चेंज द फॉर्च्यून। और बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर उनको रियली में एआई में ग्रो करना है, क्योंकि एआई जिस तरह से फास्ट फेस पे चेंज हो रहा है ना, इन लोगों को भी उस तरह से करना पड़ेगा। और जितना मैंने देखा है टीसीएस का एम्प्लॉय से भी मेरी बात हुई है कि एक इंटरनल प्रॉब्लम भी वहाँ क्रिएट हो चुका है ना, काफ़ी फियर का माहौल है, काफ़ी हज़ारों में जॉब्स जा रही। लास्ट सुना कि और 12,000 लोगों को निकाला इन लोगों ने, क्योंकि एआई का वो लोग कर रहे हैं। कहते हैं ना, सब सेशन से सेशंस ले रहे हैं, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड ही है अभी भी। देखिए, वो जब भी हम सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे और इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक वी आर डिपेंडेंट ऑल दिस कंपनीज। तो मुझे थोड़ा लेट लग रहा है। और जो जो सब बोल रहे कि अब उनको ये पहले करना चाहिए, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। ये चीज़ 3-4 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, जब उनको पता था ये बड़ी चीज़ आ रही है। बट एनीवेज, इससे मुझे लगता नहीं कि टीसीएस में ज़्यादा चेंज आएगा। आई थिंक ऑट एवरी राइज देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर ऑन दिस स्टॉक। ठीक है सर। एक काउंटर और सर, दिलीप बिल्डकॉन, जहां पर कि नाल्को से इनको 5032 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बॉक्साइट माइन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। सर कैसे देख रहे हो दिलीप बिल्डकॉन को? काफ़ी बड़ा ऑर्डर उनके लिए कहा जा सकता है ये?
नहीं, 5,300 करोड़ का तो ऑर्डर बहुत ही अच्छा खासा है दिलीप बिल्डकॉन के लिए। और नो लेकिन काफी टाइम से नो ये कंपनी भी थोड़ा एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच था इनका, और डेट लेवल भी उनका ना काफी हद तक है। और लेकिन ये जो ऑर्डर है होपफुली नो वहाँ आगे से ये स्टॉक के लिए थोड़ा होपफुली नो इनके लिए आगे जाके फायदे रूप हो सकता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का टॉक है कि भाई आगे जाके वो काफ़ी हद तक नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और नो थिंग्स विल बी इन मच मच बेटर वे। और अगर गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश होता है तो दिलीप बिल्डकॉन को फायदा भी होगा। तो उनका प्रेजेंस भी है काफ़ी सारे सेक्टर्स में, बस वो एक ही है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन थोड़ा अगर वो कंट्रोल कर पाए तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। तो लेकिन इस लेवल पे आई थिंक ये स्टॉक अगर किसी के पास होल्ड करके रखे, ऑर्डर अच्छा है, होपफुली थिंग्स विल बी ग्रेजुअली एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस इंप्रूव हो सकती है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मानस सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, निफ्टी में तो रोलर कोस्टर बना हुआ है। मॉर्निंग में हाँ, 700 के नीचे, फिर उसके बाद 800 के ऊपर, अब फिर 800 के नीचे। मतलब चल क्या रहा है सर? कहाँ जाके रुकेगा निफ्टी? सपोर्ट कहाँ लेगा और कहाँ से थकेगा निफ्टी? कहाँ रेजिस्टेंस लेगा? देखिए मुश्किल तो डेफिनेटली है। निफ्टी पे ट्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जब तक 22 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, मेरा समझना ये है। हम्म। क्योंकि 2 दिन पहले ही निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। उस हेड एंड पैटर्न के जो टारगेट है वो 25,500 के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि 300 रुपए के डाउनसाइड करंट लेवल से भी निफ्टी दिखा सकता है। हाई लेवल पे आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है, कभी भी बाउंस बैक मिले तो तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी ना करें जब तक 26,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज ना हो। और बैंक निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी लगातार कंसोलिडेशन दिखा रहा है 22 मूविंग एवरेज के अराउंड। यहाँ पर हम्म। एक सपोर्ट बन गया है, मेरे ख्याल से वो 58,800 के आसपास का है। अगर 58,800 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में आपको 58,000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए, जब तक 59,500 के नीचे ट्रेड करता रहे यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है।